बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम के फजल करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नादरीन, आज की रात बड़ी खूबसूरत रात है। आज वो रात है जब खालिक के कायनात ने एक ऐसी अजीम हस्ती को जन्म देने के लिए, दुनिया में भेजने के लिए बनाया जिसकी मोहब्बत का खुद परवरदिगार आलम जो है गिरफ्तार था। उनके आशिक हैं परवरदिगार आलम, यानी कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके इश्क में गिरफ्तार होकर मालिक के कायनात ने इस कायनात को तख्लीक किया। और आप उलमा से सुनते रहते हैं कि पहाड़ों को बिछाया मैंने तुम्हारी मोहब्बत में, दरियाओं को रवाना किया, समंदर को तुग़यानी दी, और मैंने हर चीज़ जो है मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत में बनाया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फ़रजहुम अजमईन। तो नाज़रीन, आज बहुत खुशी की रात है। पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ मुस्लिम ममालिक हैं और जिनके यहाँ हमारी तरह आज 12 रबीउल अव्वल की शब है, वहाँ पे जश्न चरागा है, हर तरफ रोशनियों के कुमकुमे हैं और हर तरफ जो है एक ईद से बढ़कर ईद का समा है। लोग जो हैं वो महाफिल सजा रहे हैं, रैलियाँ निकल रही हैं, ख़वातीन ने घरों में महफिलें सजाई हुई हैं। तो एक ऐसा जश्न, ये वाहिद वो जश्न है जो बकौल उस्ताद सिफ्ते जाफ़र के उम्मत मुस्लिमा जिसको मिलके मनाए, उम्मत मुस्लिमा जिसको मिलकर मनाए, एक मीलाद ही की खुशी रह गई। बिलाशुबा नाज़रीन, हमारे दरमियान इतने तफरके, इतने फसादात कायम कर दिए गए हैं कि हम हर चीज़ में तेरा मेरा करते हैं, लेकिन मिलाद वो खुशी है जिसमें सुन्नी शिया और दीगर मसालिक सब जो दीगर फ़िरके हैं वो सब मिलके हुजूर की आमद का जश्न मनाते हैं। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो और अपनी दुआओं में, अपनी इबादतों में मुझे भी याद रखिएगा, मैं तो आपको रखती हूँ। नाज़रीन, व्लॉग है आज का हमारा। 3 अहम तबसरे हैं और वो तबसरे किन टॉपिक्स पे हैं, आइए शुरू करने से पहले हम आपको टॉपिक्स बता देते हैं। मेरे व्लॉग का आज पहला टॉपिक है, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने खुद पर लगाई जाने वाली पाबंदी हटाने के लिए दूसरी चाल की भरपूर तैयारी कर ली। सोशल मीडिया पे मुस्तफ़ा कमाल पर आवाम के तंज़ के नश्तर। और तीसरा टॉपिक है, समाजी राब्तों की तमाम वेबसाइट्स पर जावेद चौधरी के मर्दाना दवाई और मर्दाना लड़ाई के चर्चे। तो नाज़रीन, व्लॉग का आगाज़ करूँगी बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से एक और दानाई से भरपूर वार की जानिब। नाज़रीन, लग ऐसा रहा है कि अल्ताफ़ हुसैन ने अपने साथियों से कह दिया हो कि मेरी अब बस हो गई है। सीन कुछ इस तरह से है कि अल्ताफ़ हुसैन के वफा परस्त साथियों ने कल रात दिमागी तूफ़ान यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग की नशित मुनक़िद की। इसकी तफसीलात बताने से पहले चंद अहम रहनुमा जो इसमें शरीक थे उनके नाम आपको बताऊंगी। जहानत से भरपूर इस तूफ़ान में शरीक थे कासिम अली रज़ा, मुस्तफ़ा अज़ीज़ाबादी, शाहिद रज़ा, हसन भट्ट। और इन रहनुमाओं ने अल्ताफ़ हुसैन के साथ वीडियो लिंक पर तकरीबन 1.25 घंटे ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन किया। अब आते हैं इस तरफ कि इसमें तय क्या पाया। इसमें तय पाया कि जैसे मैंने आपसे ऊपर अभी व्लॉग के इब्तिदा में कहा कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अल्ताफ़ हुसैन ने ऐसा लग रहा है कि अपने साथियों से कह दिया कि मेरी अब बस हो चुकी है। नाज़रीन, ज़हनी तूफ़ान में तय पाया कि अब आर देखना है ना पार और ताश के सारे पत्ते खेले जाएंगे। महाजिर अवाम बेगुनाह टारगेट किलिंग, मोबाइल स्नैचिंग में कीमती जानें गंवा रहे हैं। जो बच रहे हैं वो पेट्रोल और आटा चीनी महंगाई की चक्की में पिसकर खुद अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन ने मुसम्मम इरादा कर लिया कि किसी भी कीमत पर अपने महाजिर अवाम को जालिमों के जुल्म से बचाने के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेना है, क्योंकि जब 9 मई को GHQ पर हमला करने, कोर कमांडर हाउस को जलाने और पूरे मुल्क को कत्लो गारतगरी, दहशतगर्दी करने और फौजियों पर हमला करने वाली जमात PTI के लीडर इमरान खान को इलेक्शन में हिस्सा लेने की आज़ादी है, तो मैं अल्ताफ़ हुसैन ने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे कल भी 15,000 कारकुनान को बेदर्दी से कत्ल किया गया। 25,000 से ज़ायद कारकुनान आज भी लापता हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर मेरी महाजिर कौम का कत्लेआम किया जा रहा है। अब तो हद हो गई, मेरे अवाम अपने घरों में भी महफूज नहीं। अल्ताफ़ हुसैन ने मुसम्मम इरादा कर लिया इलेक्शन लड़ने का, क्योंकि इंतहाई करप्ट सियासतदान जिसपे मनी लॉन्ड्रिंग, पानामा लीक्स, दुश्मन इंडिया मुल्क में दर्जनों शुगर मिल्स लगाने और बेशुमार करप्शन के मुकदमात हैं। जब नवाज शरीफ, जो कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एजाजुल हसन के लिए जो दिल में आता है बोलता जा रहा है, इस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं, बल्कि इसकी बेटी मरियम नवाज़ 4,000 से ज़्यादा रियासत के आला ओहदेदारों, जजेस, सियासतदानों, दीगर शोबाजात के आला ज़िम्मेदारों की बिलू फिल्में बनाने की माहिर है और इसके कब्ज़े में आज भी 4,000 से ज़ायद बिलू फिल्में दीगर इदारों समेत सबकी मौजूद हैं, जिन्हें वो अक्सर मार्केट में ब्लैक मेलिंग के लिए खुलेआम इस्तेमाल करती है। नवाज शरीफ के दोनों बेटों पर भी बेशुमार मुल्की दौलत लूटने के केसेस हैं। शहबाज शरीफ और इसके बच्चे भी दूध के दूल्हे नहीं। अल्ताफ़ हुसैन ने ऐसा क्या कर दिया कि इस पर पाबंदी जो 6 माह के लिए लगी थी 7 साल तक जारी है। नवाज शरीफ के भारत से ताल्लुकात किस हद तक थे कि आप जान सकते हैं कि मोदी बिना वीज़े के, बिना किसी परमिशन के इसके घर शादी में आया। इन सब के बावजूद नवाज शरीफ मुहिब वतन है और अल्ताफ़ हुसैन गद्दार है। बस बस भाई बस, ये नहीं कहूँगी बस भाई बस, आगे बात नहीं। चीफ साहब, ये गाना था, बस भाई बस। चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब, अब और नहीं सहा जाता, मेरी कौम लावारिस नहीं, मैं भी जिंदा हूँ। अल्ताफ़ हुसैन के ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन में तय पाया कि अब अल्ताफ़ हुसैन पर पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और हर जगह पटिशन दाखिल कराई जाएगी। और जो पहले से
पटिशन्स दाखिल हैं, जैसा कि सिंध हाई कोर्ट कराची में निसार पमर की ज़ेर सरपरस्ती, लाहौर हाई कोर्ट में पहले से मौजूद पिटीशन और इस्लामाबाद में भी जो पिटीशन है पहले से दाखिल है, अब इन पर भरपूर तवज्जो दी जाएगी और असर-ए-नौ काम किया जाएगा। अल्ताफ़ हुसैन की पाकिस्तान में मौजूद टीम छान पटक करके काबिलियत से भरपूर तगड़े से तगड़े वकील उन पिटीशंस के लिए निकालेंगे और इस्लामाबाद में होने वाली पिछली समाअत पर तासुब से भरपूर जज साहब के तमस्खुर उड़ाने की नाकाम कोशिश का जवाब दिया जाएगा, जिसमें अदलिया की कुर्सी पे बैठे मुतासिब जज ने दौरान समाअत कहा कि कौन अल्ताफ़ हुसैन, मैं तो नहीं जानता। अल्ताफ़ हुसैन के वकला तैयारी करके जज साहब को अच्छी तरह बताएंगे कि जिस मुल्क की अदालत में आप बैठकर हज़ारों मराहत इंजॉय कर रहे हैं, इस मुल्क को बनाने वालों का बेटा अल्ताफ़ हुसैन है। अपने मोहसिनों से चश्म पोशी कमजरफी है। नादरीन इकराम, अल्ताफ़ हुसैन के माजी पे नज़र डाली जाए तो पता चलता है जो झूठे केसेस प्रोपेगेंडे उनके खिलाफ किए गए थे वो तो जरदारी, नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, पीटीआई और दीगर सियासी और मजहबी जमातों के मुकाबले में ना होने के बराबर हैं। नादरीन, मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि आपके सामने कुछ रहनुमा जो कि बड़ी जमातों से वाबस्ता हैं और बड़े उनके नाम हैं, उनके करप्शन और मुल्क दुश्मनी के वाक़यात आपके सामने दोबारा इलेक्शन से पहले दोहराऊँ, ताकि आपके जहनों में सारी चीज़ें जो हैं वो याद ताज़ा हो जाए। और इलेक्शन से पहले मैंने ये काम करना है ताकि आप गैर जानिबदारी से ख़ुद फ़ैसला करें कि अल्ताफ़ हुसैन और इन रहनुमाओं में क्या फ़र्क है। रहनुमाओं के करप्शन को आप अपने जहनों में ताज़ा कर सकें और फिर अगर आपको लगता है इन तमाम तार करप्शन के बावजूद ये लोग दोबारा हुकूमत में आएँ तो आप जाने और आपका ज़मीर जाने। अब चलते हैं ख़ुद को ख़बरों की ज़ीनत बनाने की तगोदो में लगे पीएसपी के मुस्तफ़ा कमाल की जानिब। मुस्तफ़ा कमाल जिन पर मुसलसल अवामी तंज के तीर चलाए जा रहे हैं। आफाक अहमद ने तो तकरीबन 1 माह पहले ही कह दिया था कि पीएसपी लीडर मुस्तफ़ा कमाल ने MQM PK को हाईजैक कर लिया है। अब ये बात ज़दे खासो आम है। इस हकीकत से इनहराफ नहीं किया जा सकता कि MQM PK मुल्क की वाहिद सियासी जमात का हिस्सा थी जिसमें एक से बढ़कर एक पढ़े लिखे रहनुमा हैं। अब ये अलग बात है कि ज़ाती मफादात के लिए उन्होंने अपने ज़मीर और शौदा के खून का सौदा करते हुए अपनी वफादारियों को फ़रोग़ कर दिया, मगर ये भी हकीकत है इसमें अभी भी काफ़ी तादाद में रहनुमा मौजूद हैं। मगर 9 जनवरी के बाद ऐसा लगता है जैसे वन मैन शो चल रहा हो, बल्कि कहूँगी कि मुस्तफ़ा कमाल साहब अपनी ही कही हुई बातों को खुद झूठ साबित करते जा रहे हैं। आपको याद होगा कि मौसूफ कहते थे महाजिर नाम दफन करने आया हूँ, मगर आज वो कहाँ खड़े हैं आप सबके सामने है। मुस्तफ़ा कमाल साहब जब पाकिस्तान पधारे थे तो जहां अल्ताफ़ हुसैन पे हज़ारों इल्ज़ामात की बौछार लगाकर नामे अल्ताफ़ हुसैन पे मीडिया और आकाओं की नज़रों में कोई मुकाम बनाने की कोशिश में लगे रहते थे और कहते थे कि अल्ताफ़ हुसैन ने पार्टी में वन मैन शो चलाया हुआ है। आज सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस तंज से कि मुस्तफ़ा कमाल वन मैन शो चला रहे हैं। पिच खाली पड़ी है। आमिर खान, वसीम अख्तर बाल बनाकर मौका गनीमत जानकर पतली गली से रफू चक्कर हो गए। आपको याद होगा कि जब मुस्तफ़ा कमाल साहब आए थे तो जिस तरह से वर्ल्ड कप में लोग बैठे रहते टीवी पे आंखें लगा के कि अब विकेट गिरी और जब विकेट गिरी, इसी तरह जब मुस्तफ़ा कमाल आए थे तो रोज़ाना की बुनियाद पे विकेटें गिरा करती थी। तो उस हवाले से मैंने लिखा है, तो अवाम जो है वो टीवी स्क्रीन पर बड़े शौक से देखते थे कि रोज़ाना एक विकेट गिर रही है। रज़ा हारून तो कभी अनीस एडुकेट, कभी वसीम आफ्ताब और ना जाने कौन कौन सी विकेटें जो थी वो रोज़ाना गिरती थी और अवाम जो है इंटरटेनमेंट अवाम का जारी रहता था। और बड़ी धूम गरज से आने वाली विकेटें आहिस्ता आहिस्ता स्क्रीन से ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सर से सिंह। अब उन्हें आसमान निगल गया या ज़मीन खा गई, विकेटें गायब। पाकिस्तान में मौजूद फारूक सत्तार, मजलूमों का साथी बनने की कोशिश करने वाले कामरान टसोरी, खालिद मकबूल सदीकी, ख्वाजा इजहार जैसे बेशुमार नाम जो मुल्क में होते हुए भी लगता ऐसा है कि जैसे सुलेमानी टोपी पहन रखी है, किसी को कहीं नज़र नहीं आ रहे। या फिर बेबी के बाबा का हुक्म है कि खबरदार अभी अकेले ही मैदान में बाबा उतरेगा, जब तक कहा ना जाए कोई नज़र नहीं आना चाहिए। तो बहरहाल बाबा ने अगर ऐसे अहकाम जारी किए हैं कि सिर्फ अभी वन मैन शो चलेगा, बेबी ही नज़र आएंगी, तो बाकी जो सुलेमानी टोपी पहन के गायब हुए हैं वो किसी नए हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। चले जी, इंतज़ार आप भी कीजिए और हम भी करेंगे, देखते हैं कि बाबा का नया हुक्म कब क्या आता है। अब बात करूंगी जावेद चौधरी के हवाले से। नादरीन, बड़े ही महज़िब अंदाज से नादिर हिकायात का बयान करने वाले जावेद चौधरी साहब के बेशुमार प्रोग्राम इंटरनेट की जीनत है, मगर जो भी कुछ उनके प्रोग्राम में PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत और मुशाहिदुल्लाह के बेटे अफनानुल्लाह शाहिद की WWF में आवाम को देखने को मिला, इस पर अवामी तबसरा यह है कि जावेद चौधरी जो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और जैसा है, तमीज़ तहजीब का दर्ज देने वाला ये एंकर असल में तशद्दुद पसंद शख्सियत का हामिल है। चैनल पे खुद को बड़ा महज़िब दिखाने वाला ये शख्स दो लोगों की लड़ाई को एंजॉय करता रहा बजाय आपस में बीच बचाव करने के। नादरीन, इस्लामाबाद के सहाफ़ती हलकों में जावेद चौधरी के हवाले से कहा जा रहा है कि ये शख्स अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी इंतहाई झगड़ालू शख्स है।
اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے چرچا کیا جا رہا ہے کہ ایکسپریس چینل پر جاوید چودھری نے جس طرح سے جا کے شاہ زیب خانزادہ کو زدوکوب کیا تھا وہ واقعہ ابھی ہم بھولے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے شاہ زیب خانزادہ نے ایکسپریس سے استعفیٰ دیا تھا۔ ناظرین، اس طرح کے واقعات دنیا بھر میں پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ جو دوہری شخصیت کے لوگ ہوتے ہیں انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد دلاؤں کہ جاوید چودھری بھی ان اینکرز میں سے ہے جو کراچی کی منتخب جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے لیے جھوٹے پروپیگنڈے کرنے میں شامل تھے۔ اب ان سے کوئی پوچھے یہ جو پی ٹی آئی والوں کا پرتشدد رویہ ہے، جو کہیں کوئی تہذیب تمیز کا مظاہرہ نہیں کرتے، آپ نے ان پر کتنے پروگرام کیے؟ ناظرین، آپ کو فردوس عاشق اعوان کا مد مقابل رہنما پر تماچوں کا آزادانہ استعمال۔ 2019 میں ایک چینل پر سینئر جرنلسٹ امتیاز خان فرحان پہ پی ٹی آئی کے رہنما مسرور علی کا لاتوں گھوسوں کا آزادانہ استعمال بھی یاد ہوگا۔ اگر نہیں یاد تو یوٹیوب پہ جا کے سرچ کر لیجئے۔ ناظرین، ملک بھر سے جتنے بھی غیر مہاجر اینکرز تھے وہ رات دن ڈھول بجاتے تھے ایم کیو ایم کے خلاف کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ایسی جماعت ہے، ایم کیو ایم کے لیڈر ایسے ہیں، یہ پرتشدد ہیں۔ تو میرا بحیثیت اینکر، بحیثیت جرنلسٹ، میرا ان تمام غیر مہاجر اینکرز سے سوال ہے کہ جتنا پرتشدد آپ نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو دیکھا اور دیگر جماعتوں کے لوگوں کو دیکھا، ان کے خلاف کیوں نہیں پروپیگنڈا کیا؟ اسی طرح جس طرح سے آپ ماضی میں الطاف حسین کا اور اس کی جماعت کا میڈیا ٹرائل کرتے تھے، آپ نے ان پر آج تک کتنے پروگرام کیے؟ تو ناظرین، الطاف حسین صاحب جو ہے 100 نہیں بلکہ 200% تک پر امید ہیں، بلکہ ان کو یقین ہے کہ اگر کسی ایک عدالت سے بھی الطاف حسین صاحب کو اجازت مل گئی الیکشن لڑنے کی، اور الطاف حسین صاحب نے اپنے کارکنان کو، اپنے جو ان کے ساتھ وفا پرست ان کے ساتھی ہیں، ان کو اجازت ملنے کے بعد پورے سندھ میں کام کرنے کے لیے لاہ عمل دے دیا، تو پاکستان کی تاریخ کا بہترین ترین کلین سویپ ہوگا۔ کیونکہ لوگ نواز شریف کو بھی دیکھ چکے ہیں، لوگ زرداری صاحب کو بھی دیکھ چکے ہیں، اور لوگوں نے کراچی کے عوام کی بات کر رہی ہوں میں، اور بالخصوص سندھ کی، کہ انہوں نے پی ٹی آئی کا دور بھی دیکھ لیا ہے۔ تو جو لوگ بظاہر کچھ چھوٹے چھوٹے اختلافات کی وجہ سے الطاف حسین سے متنفر تھے، آج بدترین مخالف بھی سندھ کا الطاف حسین کی حمایت کر رہا ہے، الطاف حسین کے چرچے کر رہا ہے، اور ہر شخص، چونکہ میں باہر رہتی ہوں، میں لوگوں سے بات کرتی ہوں، تو ہر شخص کہتا ہے کہ الطاف حسین ضروری ہے، ساری بھی مجبوری ہے، کیونکہ الطاف حسین وہ واحد لیڈر تھا کہ منسٹر ہوں یا ایم این اے ایم پی اے، میئر کراچی ہو یا کوئی معمولی سا کاؤنسلر، وہ عوام کی دسترس میں ہوتا تھا، اور منٹوں اور سیکنڈوں میں عوام کی شکایتوں پہ جو ہے عمل درآمد ہوتا تھا، ان کے مسائل حل ہوتے تھے۔ تو جو بدترین قسم کے الطاف حسین کے مخالفین ہیں، آج وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، الطاف حسین کو آنا چاہیے۔ اور وہ سیاسی کارکنان جو مختلف سیاسی جماعتوں میں تھے، وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ جو باتیں الطاف حسین 35 سال سے کہہ رہے تھے وہ آج من سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ بھی الطاف حسین کی جانب مختلف سیاسی جماعتوں سے الطاف حسین کی جانب رخ کر رہا ہے، الطاف حسین صاحب کو ویلکم کر رہا ہے۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ گزشتہ 6-7 دنوں پہ جاری جو الطاف حسین صاحب کی سالگرہ کا جشن تھا، اور جب 23 تاریخ کو بڑی سالگرہ کا پروگرام ہوا، تو اس میں نہ صرف پوری دنیا سے مہاجر قوم کے عوام نے شرکت کی، بلکہ بہت بڑی تعداد میں پنجابی اور پٹھان کا عوام نے بھی جو ہے الطاف حسین صاحب کی سالگرہ کے پروگرام میں شرکت کی ہے، اور ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے انہیں اپنی وفاداریوں کا یقین دلایا ہے، اور ان سے کہا ہے کہ آپ کے نظریات بالکل صحیح ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ناظرین، الطاف حسین نے یہ ایک اور چال چلی ہے، کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ جو ہے وہ بالکل بہت پاور کے ساتھ آئے ہیں، اور امید کی جا رہی ہے کہ وہ الطاف حسین کا معاملہ ہو، عمران خان کا معاملہ ہو، یا کسی کا بھی معاملہ ہو، وہ تعصب سے اور جانبداری سے کام نہیں لیں گے، حق اور سچ کی بنیاد پر سب کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کریں گے اور اچھے فیصلے دیں گے۔ بالفرض محال اگر 1% بھی یہ سوچ لیا جائے کہ کسی عدالت سے الطاف حسین صاحب کو اجازت نہیں ملتی کہ وہ الیکشن لڑے، تو ناظرین، واحد متحدہ قومی موومنٹ وہ جماعت ہے جو ہواؤں میں تیر نہیں چلاتی، زبانی کلامی کام نہیں کرتی، ان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ جو ہے وہ باقاعدہ ریکارڈڈ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا الطاف حسین صاحب جب بھی کوئی چھوٹا سا ٹک ٹاک ولاگ بناتے ہیں تو سب سے پہلے وہ وقت اور تاریخ لازمی بتاتے ہیں، کہ ہر ٹک ٹاک میں، ہر ان کی تقریر میں آپ کو ان کا تاریخ، دن، رات اور وقت کا پورا پتہ ہوتا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی لائبریری جو ہے لندن میں بن چکی ہے کہ کس کس وقت میں الطاف حسین نے کیا کیا تقاریر کی، کن کن ٹاپکس پہ بات کیے۔ اور میں بذات خود کچھ ان لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے الطاف حسین کے بیانات پہ باقاعدہ تھیسس کیے، ریسرچ کیے، اور ایم فل کی جو ڈگری وغیرہ وہ لیتے ہیں لندن میں، انہوں نے سیاسیات پہ، پاکستان کی سیاسات پہ جو ریسرچ کی ہیں، انہوں نے الطاف حسین کے بیانات پہ باقاعدہ ریسرچ کیے، تھیسس لکھے ہیں، اور وہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے جو وہ ان طلباء کے جانب سے جمع کرایا گیا ہے UK کی یونیورسٹیوں میں، کہ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے۔ اور الطاف حسین اور ان کی واحد جماعت ہے کہ جس نے ایک ایک لمحے کو قید کر کے اقوام متحدہ میں تمام چیزیں جمع کرا دی ہیں، اور یہ اب سے نہیں، گزشتہ 35 سالوں سے یہ الطاف حسین اور ان کی وفادار ٹیم جو لندن میں بیٹھی ہے، جو رات دن سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ خالی لوگوں کے فون ہی نہیں سن رہے ہوتے، فیکس ہی چیک نہیں کر رہے ہوتے، ایک ایک لمحے کو باقاعدہ قلم بند کرتے ہیں اور اقوام متحدہ کی زینت بنتے ہیں۔ تو اگر بالفرض محال ایک لمحے کوئی سوچ لیا جائے کہ جسٹس فائز عیسیٰ اور دیگر جج صاحبان
पुराने तरीके से मुतासिब होकर और महाजिर कौम के साथ इंसाफ नहीं करेंगे तो ये एक तारीख रकम होगी और उस तारीख में फिर उनका नाम किन अल्फाजों में लिखा जाएगा आप बेहतर जानते हैं। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बहुत ज़बरदस्त गेम खेला है, सुप्रीम कोर्ट को जो है उन्होंने झंझोड़ा है, उनको हिलाया है, और अब देखना ये है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो उन तमाम दरखास्तों पे क्या करते हैं। एक चीज़ और आपको बता दूं कि अल्ताफ़ हुसैन के बहुत काबिल, इंतहा से ज़्यादा काबिल रहनुमा हैं जिनको मैं बज़ाते तौर पे जानती हूँ, और वो बहुत बड़े फ़िलासफ़र हैं, शायर हैं, अदीब हैं, यानी समझें अपनी ज़ात में एक बहुत बड़ा इदारा है। MQM के दिमागों में से एक दिमाग हैं। उनकी ड्यूटी कंटिन्यूसली इस्लामाबाद में लगा दी गई है और वो अल्ताफ़ हुसैन से मुतालिक जितने भी पटिशन्स हैं, जितने भी केसेस हैं, वो सारे खुद भी पढ़ते हैं क्योंकि वो एक कानूनदान भी हैं। तो अब यही कहा जा रहा है कि बड़े बड़े वकील किए जाएंगे, नामवर वकील किए जाएंगे। नामवर वकील नहीं, वो वकील जो अपने काम के चीता हैं, जो कानून को और कानून की पेचीदगियों को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो अल्ताफ़ हुसैन के लिए जो है तमाम तर जो मुकदमात हैं उनकी पैरवी करेंगे, कराची में भी और इस्लामाबाद में भी और लाहौर में भी। तो नाज़रीन, कराची में इंशाअल्लाह ताला जब भी दरख्वास्त समाअत होगी, मैं आपको उसी तरह से कोशिश करूँगी एक्टिव नज़र आऊँ और हाताए अदालत से रिपोर्टिंग करूँ जिस तरह मैं दुआ दायरा केस में एक्टिव होकर आपको सिंध हाई कोर्ट और सिटी कोर्ट से खबरें दिया करती थी। बस दुआ कीजिएगा कि मौला मेरी जो है पैरों की तकलीफ को सही कर दे। इंशाअल्लाह एक्टिव होकर आपके साथ तमाम तर खबरें शेयर किया करूँगी। अपने अतराफ में बसने वालों को बहुत ख्याल रखिएगा, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें, जालिम से नफरत कीजिए, मजलूम का साथ दीजिए, अपनी इस बहन को भी मजबूत कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।